कक्षा 9 के छात्र अब ध्यान दें, हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.5 के प्रश्न संख्या 3 की। आप अपनी पाठ्यपुस्तक से प्रश्न संख्या 3 पढ़िए। प्रश्न संख्या 3 का तात्पर्य है कि जब हम पाई को परिधि बट्टे व्यास के रूप में लिखते हैं तो ये C बट्टे D, परिधि को C से और व्यास को D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो C बट्टे D के रूप का बनता है। तो प्रश्न संख्या 3 ये कहना चाह रहा है कि जब ये P बट्टे Q के रूप में दिख रहा है तब भी हम पाई को अपरिमेय क्यों मान रहे हैं। इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है कि जब हम परिधि और व्यास के अनुपात को, ये अनुपात है परिधि और व्यास का, हम इसको पाई कहते हैं, तो पाई बराबर C बट्टे D के रूप का आता है। अब अगर ये अपरिमेय संख्या है तो निश्चित रूप से इन दोनों में से कोई पूर्णांक नहीं होगा। D जो कि एक वृत्त का व्यास है तो इसको तो आप सीधा सीधा पूर्णांकों में मेजर कर भी सकते हैं, लेकिन C का मान पूर्णांक के रूप में निकालना संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई आपका वृत्त बनेगा उसकी परिधि वक्र के रूप में बनेगी। आगे की कक्षाओं में भी आप पढ़ोगे, किसी वक्र का वास्तविक मापन करना संभव नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर C पूर्णांक के रूप में जो C है परिधि पूर्णांक के रूप में मापना संभव नहीं है। इसीलिए पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर पाई तो 22/7 होता है। पाई का प्रश्नों को हल करने के लिए लगभग मान 22/7 लिया जाता है। 22/7 एग्जैक्ट होता है, यही पाई का मान होता है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो अगर आप 22/7 के आधार पर कहें कि 22/7 पाई का मान होता है तो पाई अपरिमेय क्यों होता है, जबकि 22/7 में तो P बट्टे Q साफ पता चल रहा है, दोनों पूर्णांक हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि 22/7 P बट्टे Q के रूप का है, लेकिन पाई का यह वास्तविक मान नहीं है, इसलिए पाई अपरिमेय है। मैंने आपको कल भी बताया था, पाई का अगर मान निकालेंगे तो 3.14 करके कुछ ऐसा आता है, ना तो वो ख़त्म होता है और ना ही उसमें किसी अंक की आवृत्ति होती है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस प्रश्न का इतना ही उत्तर रहेगा कि यहाँ पर जो C का मेजरमेंट है, परिधि को मापना पूर्णांक के रूप में संभव नहीं है, इसलिए C बट्टे D में जब ये पूर्णांक के रूप में संभव ही नहीं है तो यह P बट्टे Q में P के स्थान पर पूर्णांक होना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए यह अपरिमेय है।